पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती है कि जो आज पत्रकार हैं, जो आज रिपोर्टर हैं, वो व्हाट्सएप पत्रकारिता में लिप्त हो गए। पत्रकार तो वही होता है जो घटित होने वाला है उसको भी सूंघकर अपनी एडवांस प्लानिंग या फॉरवर्ड प्लानिंग कर ले जाए। नारद एक पत्रकार के तौर पर अगर हम देखें, उनको संवाददाता या संदेशवाहक के तौर पर देखें, तो उनमें अभिमान बिल्कुल नहीं। आप उनके पूरे चरित्र का देख लीजिए, कहीं भी उनको कोई कुछ कहता था अभिमान नहीं था, लेकिन स्वाभिमान था उनके। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय ने कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि जन भावनाओं को स्वर देना और समाज तथा राष्ट्रहित से जुड़ी बातों को उजागर करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार को निष्पक्ष नहीं, तटस्थ रहकर बिना किसी दबाव, भेदभाव और प्रभाव के जिम्मेदार एवं सकारात्मक पत्रकारिता करनी चाहिए। वे ग्वालियर के बाल भवन में मामा माणिकचंद वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास द्वारा आयोजित आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती पत्रकारिता सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज की पत्रकारिता टीआरपी की दौड़ में भटक गई है, जिससे पत्रकारिता की साख को आघात पहुंचा है। इस समय पत्रकारों को नारद जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपनी भूमिका को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने कहा कि पत्रकार को भाव, अभाव और प्रभाव तीनों से परे रहकर समाज हित में तटस्थ पत्रकारिता करनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यास अध्यक्ष नरेंद्र श्रीधर कुंटे ने की। अनंत विजय ने अपने संबोधन में हालिया भारत पाकिस्तान विवाद की मीडिया कवरेज का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ चैनलों ने राष्ट्रहित की अनदेखी कर सनसनी फैलाने का प्रयास किया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पत्रकारों से नारद सूत्र ग्रंथ पढ़ने का आग्रह करते हुए कहा कि पत्रकार अपनी भाषा को समृद्ध करें और शब्दों की संवेदनशीलता को समझें। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं कथक कला केंद्र की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत मनोहारी गणेश वंदना से हुई। वंदे मातरम गीत रितिका प्रजापति ने प्रस्तुत किया। अतिथि परिचय गोपाल गुप्ता ने कराया। स्वागत करने वालों में राजीव अग्रवाल, जोगेंद्र सैन, अभिषेक शर्मा, रवि उपाध्याय, विनोद शर्मा, विक्रम प्रजापति, मुकुंद पाठक, अशोक चौहान, दीपक सोनी, नारायण पिरोनिया, मनीष मांझी एवं आयुष जैन प्रमुख रहे। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भगवान स्वरूप, चैतन्य एवं सुरेश दंडौतिया का भी सम्मान किया गया। स्मृति चिन्ह भेंट करने का कार्य दीपक तोमर, प्रियंक शर्मा, कमल मिश्रा, राम मोहन वर्मा, नवीन सविता एवं शुभम चौधरी ने किया। कार्यक्रम का संचालन राजेश वाधवानी ने किया, जबकि प्रस्तावना एवं आभार संयोजक बलराम सोनी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीधर पराड़कर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक ओम प्रकाश सिसोदिया, सह विभाग कार्यवाह द्वय निरुपम निवासकर एवं मुनेन्द्र कुशवाहा, विभाग प्रचार प्रमुख डॉक्टर निशांत शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केशव पांडेय, डॉक्टर सुरेश सम्राट, अनुराग त्रिवेदी, वीरेंद्र तिवारी, दिनेश चंद्र राव, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित रहे। पत्रकारिता के अलग अलग क्षेत्र में इन सम्मानित पत्रकारगणों का किया गया सम्मान, जिनमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बच्चन बिहारी आचरण, श्रेष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रदीप बोहरे, स्वदेश, श्रेष्ठ प्रवासी पत्रकार डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी, श्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर सुनील पाठक, न्यूज 8 इंडिया, श्रेष्ठ फोटो जर्नलिस्ट संजय भटनागर, दैनिक भास्कर, श्रेष्ठ वीडियो जर्नलिस्ट संजय चंदेल, विस्तार न्यूज, बेस्ट आउटपुट अजय रावत, नई दुनिया, श्रेष्ठ वेब पोर्टल चेयर डिजिटल मीडिया प्रवीण शर्मा, एनओजी एवं सम्मानित पत्रकार रमन पोपली, दैनिक भास्कर सहित अन्य पत्रकार हुए। सम्मानित ग्वालियर से पत्रकार बबलू भोसले की खास रिपोर्ट। और चुनौतीपूर्ण समाचारों में अलग ही अपने वर्ष 1991 से दैनिक भास्कर से पत्रकारिता आरंभ की। इसके अलावा लोक गाथा, नव प्रभात,
सिटी केबल और पीपुल्स समाचार पत्र में भी आपने सेवाएं दी। यहाँ पर आप खेल पत्रकारिता के साथ अन्य कई विभागों की रिपोर्टिंग कर चुके हैं। 2015 से आप दैनिक भास्कर में कार्यरत हैं। इस दौरान कई स्टिंग ऑपरेशन आपने किए, जिनमें खदानों में अवैध रूप से किए जा रहे ब्लास्ट, नाकों पर जबरन वसूली सहित कई खुलासे आपने अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से किए। अभी दैनिक भास्कर के टीवी स्टार में आप अपनी सेवा। सज्जनों, आज प्रेस एंड मीडिया कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जगह प्रेस एंड मीडिया ही है। मुझे जब इस कार्यक्रम के बारे में आमंत्रित किया गया और बताया गया कि ये कार्यक्रम देवर्ष नारद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो मेरे दिमाग में 2-3 सवाल आए और मैंने पूछा कि आम जनता जो नारद जी की सकारात्मक सृजनात्मक पत्रकारिता के संबंध में नहीं जानते हैं, जो उनसे अवगत नहीं है, वो ये समझते हैं कि नारद जी तो समाज में लड़ाई लड़ाने का काम करते थे। लेकिन ये कार्यक्रम जब नारद जी के नाम पे है, तो इसका मतलब हम लोग कहीं न कहीं नारद जी द्वारा जो संवाद स्थापित किया गया, जो पत्रकारिता की गई, मुझे लगता है कि वो हमारे सृष्टि के पहले पत्रकार रहे, पहले संवाददाता थे और अधिकतर उन्होंने भगवान के संवाद को अन्य लोगों तक पहुंचाया। इसीलिए उनको भागवत संवाददाता भी कहते हैं। ये जो भ्रांति फैली हुई है समाज में कि वो लड़ाई का काम करते थे, उसको दूर करने की जरूरत है, क्योंकि शायद जितनी सृजनात्मक पत्रकारिता और खबरों को, सटीक खबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान को बिना किसी भेदभाव के ले जाने का काम किया है, वो नारद जी ने ही किया है। यदि हम पूर्ण रूप से उनके विचारों को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पत्रकारिता में एक बड़ा सुधार आएगा। मुख्य रूप से समाज जो है पत्रकारिता का मतलब समझता है सूचनाओं का आदान प्रदान, एक स्थान से दूसरे स्थान या कहां क्या हो रहा है उसको बताना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पत्रकार हैं वो भी जानते हैं और समाज में ये बताने की जरूरत है कि आज समाज को शिक्षित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी पत्रकारों की है। समाज में भ्रष्टाचार को खत्म करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी पत्रकारों की है। आप देखें, नारद जी कई बार जिनकी हमेशा गुणगान करते थे, यदि सही वक्त आया, ऐसा वक्त आया जब न्याय का वक्त आया, तो उन्होंने अपने भगवान विष्णु का भी विरोध किया। जब यक्ष के प्राण संकट में थे तो उन्होंने अर्जुन को यक्ष के सामने ऐसे प्रस्तुत किया, भगवान उससे बहुत नाराज हुए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये जो सही है मैं उसका साथ दूंगा। यानी कि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि लोगों की भावनाओं को जानना है और उन्हें जाहिर करना है, उन एक प्रकार से अन्य जरूरी भावनाओं को पैदा करना भी। अगर सच में देखा जाए तो ये जो पत्रकारिता है ये एक प्रकार का मूवमेंट है। इस जैसे ही पत्रकारिता जिस दौर से गुजरती है, जैसे ही उसका जो एक वर्जन आता है, वैसे ही लोगों में उसकी भावनाएं उसी प्रकार से पनपने लगती हैं। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे कोई भी हो, हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को एक ऐसी स्थिति में ले जाएं जिसमें सृजन हो, मूल्य बोध हो और इसके साथ साथ हमें जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, जो सार्वजनिक हित की बातें हैं, उनको उभार कर ऊपर लाना है।
श्री अनंत विजय जी है, जिन्होंने संवेदनशील विषय पर जो प्रकाश डाला है, पत्रकारिता के ऊपर प्रकाश डाला है। उन्होंने अत्यंत सारगर्भित अपने विषय को प्रतिस्थापित करते हुए बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पर बताई। वास्तव में एक विद्वान वक्ता कैसा होता है और उनका दर्शन आज मुझे यहाँ पर हुआ। हिंदी के बहुत ज्ञाता ऐसे श्री अनंत विजय जी है और इसी तरह से उन्होंने जो बहुत सारी नारद जी के ऊपर जो बातें बताई वो ग्रहणीय है। वो फॉरवर्ड प्लानिंग और बैकवर्ड प्लानिंग के बारे में जो उन्होंने बताया, और इसी तरह से उनको अभिमान नहीं था, उनको स्वाभिमान था अपने बात के ऊपर, ये बातें। और एक जो बढ़िया बात बताई उन्होंने राहुल गांधी के लिए जो शब्द उपयोग किया, शब्दों का तो बहुत सारी बातें आपने हमको यहाँ पर बताई है। जैसे अभी इन्होंने भी बताई अपनी सिंधी मुंडन वाली बात बताई, वैसे आपने भी बहुत सारी बात बताई। और उन्होंने वो महायात्रा जो शब्द उपयोग किया उसके बारे में भी हमको बताया। बहुत यानी विस्फोट करने वाली बहुत सारी बातें हैं जो पत्रकारिता। आज पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती है कि जो आज पत्रकार हैं, जो आज रिपोर्टर हैं, वो व्हाट्सएप पत्रकारिता में लिप्त हो गए। आप किसी से किसी कार्यक्रम में जाने को कहिए, वो कहेंगे प्रेस रिलीज भेज दीजिए, फोटो भेज दीजिएगा, सवेरे वो खबर अपने नाम से छप जाएगी। ये सबसे बड़ा संकट है और यही नारद जी हमें याद आते हैं, जो लेगवर्क नारद जी कहते हैं, जिसको अभी कुलपति महोदय कह रहे थे चुगली से जोड़ दिया गया है। वो जो लेगवर्क है नारद का, जो फील्ड में जाने का उनका अभ्यास है, हर उस मौके पर उनकी उपस्थिति है जहां कोई घटना घटित हो रही होती है या घटना घटने वाली होती है। पत्रकार तो वही होता है जो घटित होने वाला है उसको भी सूंघ कर अपनी एडवांस प्लानिंग या फॉरवर्ड प्लानिंग कर ले जाए। तो नारद जी की उस जमाने में हम सुनते थे, हमने पढ़ा था जब पत्रकारिता, तब हमें बताया गया था कि बीबीसी में 3 साल की प्लानिंग होती थी, फॉरवर्ड प्लानिंग। बाद में जब हमने नारद जी को पढ़ना शुरू किया तो उनकी और कितने साल आगे की प्लानिंग होती थी। पर हमारे शिक्षा व्यवस्था का यह दोष रहा कि हमने बीबीसी और विदेश के मॉडल को अपनाया, लेकिन हमारे साथ हमारे ग्रंथों में उपलब्ध अब बहुत सारे पत्रकारों को यह नहीं पता होगा, कम से कम मैं जिनसे मिलता जुलता दिल्ली में हूं उनमें से 60-70 लोगों को यह नहीं पता है कि गीता प्रेस से नारद सूत्र नाम से एक पुस्तक प्रकाशित है। तो और उसमें जो सूत्र है वो कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो पत्रकारों को सीख देने का एक ग्रंथ है। और मुझे लगता है कि हर पत्रकार को उसे पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार शंकराचार्य जी ने 38 प्रश्नों के उत्तर देकर पूरी स्थिति साफ की है, नारद जी ने पत्रकारों के लिए उसमें बहुत सारी ऐसी स्थितियों का वर्णन किया है जो जब हम भ्रम में पढ़ते हैं तो उसे साफ करने का काम वो पुस्तक करती है। लेकिन दुर्भाग्य से, दुर्योग से, न वो पत्रकारिता के विश्वविद्यालयों में सिलेबस में है, न पाठ्यक्रम का हिस्सा है, न पत्रकारिता पढ़ाने वाले बहुतेरे शिक्षकों को इस बात का ज्ञान है। जब पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में ही नहीं है तो शिक्षक उसे क्यों पढ़ेंगे। आमतौर पर मैं ये अपेक्षा शिक्षकों से करता हूं कि अधिकतर शिक्षक पत्रकारिता या किसी भी विषय के पाठ्यक्रम आधारित अपना ज्ञान रखना चाहते हैं। दूसरा, नारद जी में जो नारद एक पत्रकार के तौर पर अगर हम देखें, उनको संवाददाता या संदेशवाहक के तौर पर देखें, तो उनमें अभिमान बिल्कुल नहीं। आप उनके पूरे चरित्र का देख लीजिए, कहीं भी उनको कोई कुछ कहता था अभिमान नहीं था, लेकिन स्वाभिमान था उनके। आज पत्रकारिता में पत्रकारों को अभिमान अधिक और स्वाभिमान का क्वोशेंट थोड़ा कम हो गया है। मुझे लगता है कि हमें नारद जी से ये सीख लेने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम अपने स्वाभिमान को उच्च रखें और अभिमान को मिनिमाइज करते हुए न्यून स्तर पर ले जाने कर न्यूनतम अभिमान करें, विनम्रता पूर्वक अपनी बात। आप पता नहीं किस ऐंठ में रहते हैं पत्रकार। अब सिपाही भी अगर पकड़ लेगा तो उसको कहेंगे कि हम फलाने जगह काम करते हैं, तुमने हमारा चालान क्यों काटा। अरे भाई, कौन है आप? Who are you?
तो आप अपने स्वाभिमान से उससे बात करिए, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि पत्रकारों को अध्ययन बहुत करना चाहिए, और ये भी हमें नारद जी सिखा रहे हैं। हर विषय पर आपको ज्ञान होना चाहिए, भाषा का ज्ञान तो निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। मैं प्रिंट से टेलीविजन में गया था और फिर टेलीविजन से प्रिंट में आया। मैं एक टेलीविजन चैनल में काम करता था। हमारे संपादक जी एंकर थे। अभी कुलपति महोदय कह रहे थे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है। सर, आजकल लोग एंकर भी बनना चाहते हैं, क्योंकि एंकर दिखता है लोगों को। तो कांग्रेस पार्टी की एक यात्रा शुरू होने वाली थी। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा राहुल जी महायात्रा पर जाएंगे। प्रेस रिलीज में भी यही शब्द लिख के आया कि राहुल गांधी की महायात्रा आरंभ होने वाली है। हमने संपादक जी के कहा कि संपादक जी, उन्होंने वो, आप लोगों ने देखा होगा कि टेलीविजन पर जब डिस्कशन का शो होता है तो जो एंकर होता है उसके पीछे ओवर द शोल्डर कहते हैं उसको, ओटीएस पे कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। तो संपादक जी ने उस पर लिखवाया राहुल गांधी की महायात्रा। मैंने कहा संपादक जी ये गलत बात है, ये महायात्रा बहुत गलत संदेश जाएगा, क्योंकि महायात्रा, महाप्रयाण ये सब एक, और वो तो व्यक्ति जीवित है और वो एक इस यात्रा पर जा रहे जो बड़ी यात्रा है, जो दूर तक जाएगी। महायात्रा मत लिखवाइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जैसे साहित्यकार पत्रकारों के साथ यही दिक्कत है, हर जगह कोचर करने आ जाते हैं जो शब्द उपयोग किया। और मैं आज आप लोगों के सामने शर्मिंदा हूं कि 1 घंटे तक हमारे टेलीविजन चैनल पर राहुल गांधी की महायात्रा लिखा रहा। वो न सिर्फ ओटीएस पर लिखा रहा, बल्कि ऊपर जो टॉप बैंड जिसको कहते हैं उस पर भी लिखा रहा। ये जब संवेदनशीलता की हम बात करते हैं तो हमें शब्दों की संवेदनशीलता को समझने की आवश्यकता है, जिसे हम बहुत दूर चले गए। आज वो हमेशा होता है कि अपने से छोटी वाली पीढ़ी को हम लोगों ने भी झेला है कि तुम लोग नष्ट कर रहे हो पत्रकारिता को। मैं भी वही बात कर रहा हूं। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि जो युवा पीढ़ी हमारे सामने आ रही है वो भाषा को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। वो व्हाटएवर एटीट्यूड से काम करती है। अरे ठीक कर दीजिए ना। तब मात्रा वात्रा की अपेक्षा करना तो व्यर्थ ही है नए पत्रकारों से कि वो हर्षी और दीर्घी, हर्षु दीर्घऊ ये सब कोई समझेंगे, जानेंगे, लिखेंगे, करेंगे। वो भी नहीं, शब्दों के साथ। जबकि हिंदी इतनी अच्छी भाषा है कि उसमें आप जैसा बोलते हैं वैसा ही लिख दीजिए। अंग्रेजी को बोलने के लिए आपको स्पेलिंग याद करना पड़ता है। केमिस्ट्री बोलते हैं लेकिन उसके स्पेलिंग को, कर्नल बोलते हैं लेकिन उसके स्पेलिंग को, लेफ्टिनेंट बोलते हैं लेकिन उसके स्पेलिंग को, ये याद करने की आवश्यकता होती है। हिंदी में उसकी आवश्यकता नहीं होती। जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही लिख रहे हैं। तो हिंदी की इस विशेषज्ञता का फायदा न उठा के हम लोग, लाभ न लेकर हम लोग इस क्या कहते हैं, इस पता नहीं द्वंद्व में फंस जाते हैं कि भाषा से कुछ नहीं होता। लेकिन अभी शुक्ला जी ने बहुत अच्छे तरीके से कॉमा और मत का उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया कि भाषा से किस प्रकार से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और उर्दू में तो कहते ही हैं कि एक नुक्ते से खुदा जुदा हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पत्रकारों के लिए ये बहुत आवश्यक है, और ये मैं स्वयं पर लागू करता हूं कि 28-29 साल पत्रकारिता करने के बाद भी मुझे लगता है कि शब्दों के मामले में मैं बहुत विपन्न हूं। आप लोग ये बहुत सुनते होंगे, ये यार बहुत संस्कृत निष्ठ शब्द है, ये तत्सम शब्द है, बोलचाल की भाषा में लिखा करो। और कवियों ने इसमें और आग में घी डाला, जैसा तू बोलता है वैसा तू लिख, उससे भी बड़ा बन के दिख, आदि आदि लिख के। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शब्द कोई कठिन या शब्द कोई संस्कृत निष्ठ नहीं होते हैं। शब्द परिचित या अपरिचित होते हैं। जो शब्द हमसे परिचित हैं वो हमें आसान लगते हैं, वो हमें संस्कृत निष्ठ नहीं लगते हैं।
चाहे वो किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसा ही शब्द क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा परिचय उस शब्द से है, हम उसका अर्थ जानते हैं, तो हम उसका उपयोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। और विडंबना देखिए कि अगर शशि थरूर 14-17 अक्षरों का एक शब्द लेके आता है तो हम बड़ी तारीफ और बहुत प्रशंसा करते हैं कि अरे उसको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, ये देखो इतना कठिन शब्द उपयोग कर रहा है। और अगर हम हिंदी में करना चाहें तो हमारे लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में लिखो, बोलचाल। अब ये कौन सी भाषा है ये मुझे नहीं मालूम, ये भाषा कहां, इसका व्याकरण क्या है ये भी मुझे ज्ञात नहीं है, मैं अनभिज्ञ हूं। भाषा भाषा है, उसकी अनुशासन, उसका अनुशासन उसके व्याकरण के हिसाब से चलता है। लेकिन हम पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, हमें लगता है कि हमें तो मूर्ति भंजक होना चाहिए, हम अगर बेहतर आइकोनोक्लास्ट हो जाएं तो हमें लोग याद करेंगे। भाषा को तोड़ने वाले को आज तक किसी ने याद नहीं किया। कबीर को भी महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर जरूर कहा, लेकिन कबीर को भाषा के लिए याद किया जाता हो ऐसा मुझे कहीं सुनने को नहीं मिला। उनकी कविता के लिए, उनके जो भी वो पंक्तियों के लिए उनको याद किया जाता रहा। लेकिन अगर भाषा की बात होती है तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी याद आते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि पत्रकारों को भाषा पर स्पष्ट रूप से काम करना चाहिए और अध्ययनशीलता से, जैसे अब मैं फिल्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को, थोड़ा बोझिल हो गया तो मैं फिल्म ले आता हूं बीच में जानबूझ करके, थोड़ा आप लोग भी आनंद आएगा आप लोगों को। मदर इंडिया फिल्म बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। मदर इंडिया देखी है किसी ने? देखिए। मदर इंडिया का पहला फ्रेम किसी को याद है? महबूब खान की फिल्म है। पहला फ्रेम कम्युनिस्ट पार्टी का जो निशान है, हसिया और हथौड़ा, वो आता है पहला फ्रेम। फिर से देखिएगा, यूट्यूब पर उपलब्ध है। और मैं जो बात कर रहा हूं उसके बाद फिल्म को देखिएगा तो उस फिल्म का एक अलग अर्थ आपके सामने खुलेगा। मुझे भी 20 साल बाद ये फिल्म समझ में आई कि इस फिल्म में दरअसल इसका निर्देशक या निर्माता कहना क्या चाहता है। और फिल्म का आखिरी दृश्य बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने देखा होगा उनको याद होगा, नरगिस अपने पुत्र को गोली मार देती है। गोली मारने के बाद वो खेत में गिरते हैं। खेत में गिरने के बाद उनका खून पूरे खेत में फैलता है और पूरा पर्दा लाल हो जाता है। अब इस लाल होने को पहले फ्रेम से जोड़कर देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी के निशान हसिया हथौड़ा से लेके और एक इस प्रकार से जोड़ा गया कि एक पूरा नैरेटिव खड़ा होता है बगैर कुछ कहे। कम्युनिस्ट पार्टी के जो सिद्धांतकार हैं वो कहते हैं न्याय या सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, और इस फिल्म में नरगिस ने बंदूक से न्याय किया है, गोली से न्याय किया है। क्या ये, अगर हम पीछे चले जाएं, अपने यहाँ के परंपरा को देखें, तो क्या हिंसा से इस तरह का न्याय कि कोई पैरेलल हमें मिलता है? मिलता होगा, हो सकता है कहीं हमारे पौराणिक ग्रंथों में, क्योंकि मैं तो उसी आधार पर बात करता हूं जितना मैंने पढ़ा है। मेरा मानना है ज्ञान बहुत सीमित होता है और ज्ञान तो असीमित है, तो मैं अपने सीमित ज्ञान के आधार पर ही बात आप लोगों से कर रहा हूं। तो अगर आप इसको देखें तो आप, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप, पत्रकारों की बात कर रहा हूं, जब तक पत्रकारों का अध्ययन उस स्तर पे नहीं जाएगा और ये एक दिन में ये दृष्टि नहीं आती है कि आप इसको समझ सकें कि एक फिल्मकार कहना क्या चाहता है। ऐसे सैकड़ों फिल्म, बहुत अच्छे अच्छे फिल्मों के अगर गाने देखेंगे तो आप बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, आहा क्या गाना है।
लेकिन अगर उसी गाने को थोड़ा ठहर कर उसके शब्दों पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे शब्दों के साथ तो लेखक ने छल किया है। अब एक गाना है, बहुत बहुत फेमस है वो गाना, चल सन्यासी मंदिर में। बहुत प्यार से सब परिवार के साथ बजाते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है लोगों को, बहुत लोकप्रिय भी हुआ। लेकिन कभी उसके शब्दों पर गौर किया हमने? चल सन्यासी मंदिर में तेरी चूड़ी मेरा चिमटा मिलकर साथ बजाएंगे। और मैं आगे नहीं ले जाता हूं इस गाने को। शब्दों के साथ नैरेटिव बनाने का, शब्दों के साथ स्थितियां परिस्थितियों को अपने सैद्धांतिकी, अपने विचारधारा के अनुकूल बनाने का खेल बहुत लंबे समय से चलता रहा। एक चूंकि युद्ध का काल अभी चल ही रहा है लगभग, अगर इसको माने तो एक किताब आई थी ब्रूस रिडल, या मैं नाम भूल रहा हूं, जिसमें आईएसआई और रॉ की तुलना की गई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जियोपॉलिटिक्स को अगर समझने के लिए पत्रकारों को का अध्ययन नहीं होगा तो नहीं समझ पाएंगे। उस पुस्तक में विदेशी राइटर है, वो पुस्तक ये बताती है कि रॉ जो हमारी एजेंसी है भारत की, वो बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत सटीक तरीके से काम करती है, अपना निशाना चुनती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है, चाहे वो फिजिकल एसेट हो या व्यक्ति हो। दूसरी तरफ वही किताब हमें यह बताती है कि आईएसआई बड़ी लचर संस्था है, उसको मतलब बहुत अनप्रोफेशनल है, मूल्यों का उस पर जोर है, और हम पढ़ के बहुत आनंदित हो जाते हैं। हमें ये मालूम ही नहीं चलता कि दरअसल ये पुस्तक आईएसआई ने कमीशन करके उनसे लिखवाई है, और पूरे दुनिया में ये बताया गया उस किताब के माध्यम से कि रॉ के अधिकारी दूसरे देश में घुसकर अपने देश के दुश्मनों को खत्म करते हैं। इस पुस्तक का परिणाम हम सबके सामने है, और हम सब लोग ये सुनते हैं और बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। ये नया भारत है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि अननोन पर्सन ने पाकिस्तान में फलाना अपराधी को उड़ा दिया। ये जो अननोन पर्सन की मिस्ट्री है, दरअसल ये आईएसआई का एक फ्लॉ है, आईएसआई का षड्यंत्र है, जो उस किताब के माध्यम से पूरी दुनिया में इस नैरेटिव को फैलाया गया। और ये जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, इसको समझने के लिए पत्रकारों को निरंतर अपने आसपास घट रही घटनाओं, और अब तो एक ऐसा हमारे पास इंटरनेट नामक या मोबाइल नामक यंत्र है जो आपको हमेशा अपडेट रख सकता है। नतीजा क्या हुआ? स्वाधीनता के बाद पहली बार रॉ पर यह आरोप लगा कि उसने कनाडा और अमेरिका में घुस के भारत विरोधियों की हत्या करवाने का प्रयास किया।